नमस्कार दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि देश के भीतर और बाहर के लोग क्यों भारत के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। अब इस एपिसोड में हम एक एक करके सारी कड़ियों को, घटनाओं को जोड़ते चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये षड्यंत्र कितना बड़ा व भयावह है। यहाँ पर पहली कड़ी है राहुल गांधी की विदेश यात्राएं और भारत के खिलाफ बयान देना। देखिए, 2023 के सितंबर में श्रीमान राहुल गांधी जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने भारत को लेकर और यहाँ की सरकार को लेकर क्या क्या झूठ फैलाने की कोशिश की, आप सब ने देखा था। वो कह रहे थे कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, संवैधानिक संस्थाओं पर और उनके कामकाज में इंटरवेंशन किया जा रहा है और वहां की सरकार को यानी कि अमेरिकन सरकार को भारत सरकार के मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर इससे प्रश्न ये उठता है कि क्या कांग्रेस मोदी का विरोध करते करते देश का भी विरोध करने लगी है? हाल ही में सिख समुदाय को लेकर सारी दुनिया के सामने कैसे झूठे नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश की गई और आप सबने देखा था। ये श्रीमान राहुल गांधी ने कहा कि भारत में सिखों को अपनी पगड़ी पहनने की, कड़ा पहनने की और गुरुद्वारा जाने तक की आजादी नहीं है। अरे भाई, क्या ये सिखों के जज्बातों को भड़काने और विदेशी धरती से भारत के बारे में सरासर झूठ बोलने का मामला नहीं बनता क्या? इसका अर्थ खालिस्तानी मांग को इनका इनडायरेक्ट समर्थन है, ऐसा संदेश नहीं जाता क्या? आप खुद सोचिए। क्योंकि राहुल जी के इस बयान के अगले ही दिन खालिस्तान की मांग करने वाले सिख फॉर जस्टिस नाम के संगठन की ओर से इसी बयान का समर्थन किया गया था। इतना ही नहीं, राहुल जी जब विदेश जाते हैं तो अपनी सिक्योरिटी को साथ लेकर जाते ही नहीं हैं, ताकि किसी को पता ना चल सके कि वो कहाँ जाते हैं, किन लोगों से मिलते हैं, क्या बातचीत करते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। अब देखिए, बात करते हैं जून 2023 की। राहुल सुनीता विश्वनाथ से मिले। जॉर्ज सोरोस के करीबी सहयोगी मानी जाती हैं और अफगान महिलाओं के लिए एक एनजीओ को भी चलाती हैं। अब जॉर्ज सोरोस कौन है? तो आपको बताते चलें कि हंगरी में जन्मा ये व्यक्ति आज अमेरिका का एक अरबपति है जो कथित तौर पर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है और उसने मोदी सरकार को गिराने और भारत को अस्थिर करने की खुलेआम धमकी दी है और इस काम के लिए उसने $1 बिलियन खर्च करने का ऐलान किया हुआ है। इतना ही नहीं, राहुल अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इसी सोरोस के एनजीओ यानी कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट सलिल शेट्टी से मिले थे। तो इस बात को लेकर मीडिया पर भी कई सारे सवाल उठाए थे लोगों ने। अब सितंबर 2024 में उनके अमेरिका विजिट के समय वो पाकिस्तानी समर्थक यूएस लॉ मेकर इल्हान ओमर से जा मिले, जो कि पीओके को लेकर भारत विरोध में बयान देती हैं। इसके अलावा उन्होंने डोनाल्ड लू से भी मुलाकात की थी, जिनका नाम बांग्लादेश में शेख हसीना और पाकिस्तान में इमरान खान का तख्ता पलट करने में आया था। अब यहाँ पे दूसरी कड़ी है इकोसिस्टम बनाकर काम करना। आपने पिछले 10 सालों से देखा होगा कि भारत के भीतर के कुछ लोग और भारत के बाहर के लोग कैसे इकोसिस्टम की तरह काम करते हैं। अब मैं समझाता हूँ इसे। देखिए, इसे आपने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने पर, CAA कानून लाने पर, JNU कांड पर और किसान आंदोलन और दिल्ली के दंगों जैसे कई महत्वपूर्ण संदर्भों में देखा होगा कि कैसे देश के भीतर के कुछ विपक्षी पार्टियां, कुछ पत्रकार और मीडिया के लोग इस पर हल्ला मचा रहे थे और ठीक उसी समय बाहरी देशों के सेलिब्रिटीज जैसे कि सो कॉल्ड सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ग्रेटा थंबर्ग, सिंगर रिहाना, जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाकर भारत को घेरने की कोशिश की थी। और आज के समय में देश हो या विदेश, कोई भी बड़े विरोध प्रदर्शन ऐसे ही नहीं चलते हैं। इनके पीछे कई हिडन हैंड और माइंड्स होते हैं और इन सब का अपना अपना स्वार्थ होता है। अब ये एक ओपन सीक्रेट है। इन सब के लिए विदेश से बहुत सारा पैसा आता है, एनजीओस के माध्यम से या फिर कई अन्य उद्यमों के माध्यमों से। आईटी डिपार्टमेंट की छानबीन में ये शॉकिंग न्यूज पता चली है और इस पैसे से भारत को अस्थिर करने के लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए और अन्य कई देश विरोधी कामों को चलाने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। जब इस फंड का हिस्सा सबको मिल जाता है तब वो हर मुद्दे पर हंगामा करके सरकार को घेरने की, झुकाने की, विकास कार्यों को रोकने की, डराने की, देश व सरकार को बदनाम करने की या फिर तख्ता पलट करने की कोशिश करते हैं। इसी मॉडस ऑपरेंडी से वो दुनिया में काम करते हैं और देश की सरकारों को अस्थिर कराते हैं, अराजकता फैलाते हैं और उसी देश के लोगों को अपने देश और सरकार के विरुद्ध खड़ा कर देते हैं। वो लोगों को सही गलत के बारे में सोचने का मौका ही नहीं देते हैं, बस पैसों के दम पर लोगों को खरीदते हैं और अपना एजेंडा बेचते हैं। इस इकोसिस्टम में स्वार्थ हित साधने वाले देश के राजनेता, पत्रकार, मीडिया के लोग, लॉ एक्सपर्ट्स, सोशल एक्टिविस्ट, एनजीओज, आर्टिस्ट, सेलिब्रिटीज और इसके अलावा कई अलग अलग क्षेत्र के लोग शामिल होते हैं। इस इकोसिस्टम को आप इको सिस्टम भी कह सकते हैं। जहां एक किसी ने कोई मुद्दा उठाया
तुरंत उसे अलग अलग क्षेत्र के लोग अपने अपने तरीके से उछालकर उसे बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे इको इफेक्ट्स होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। और किसी के सोचने समझने से पहले ही वो चीज आग की तरह फैल चुकी होती है। सोचिए कि अगर इस सिस्टम का कोई व्यक्ति पकड़ा भी गया तो उसके बचाव पक्ष में आवाज उठाने के लिए भी इसी तरह इकोसिस्टम के कई लोग खड़े हो जाते हैं। देश के कई बड़े बड़े वकील भी इनकी पैरवी करने को तैयार रहते हैं और इस तरह ये लोग इकोसिस्टम बनाकर सरकार को, नेताओं को एक तरह से बौद्धिक तौर पर बंधक बना देते हैं ताकि वो स्वतंत्र रूप से देश के हित में कोई निर्णय ना ले सके जो इनके इच्छा के विरुद्ध हो। तीसरी कड़ी है यहाँ पर 2024 के चुनाव और झूठे नैरेटिव्स। आप सबने देखा कि 2024 के आम चुनावों को प्रभावित करने के लिए कैसे कैसे झूठे नैरेटिव गढ़े गए, जैसे कि मोदी सरकार फिर से सत्ता में आएगी तो संविधान को रद्द कर देगी, आरक्षण हटा देगी, फिर कभी इस देश में चुनाव नहीं होने देगी, वगैरह 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 बहुत सारी बातें कही गई। और हम सब जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मगर थोड़ी देर के लिए ऐसा माहौल खड़ा करके लोगों के मन में भय और लालच उत्पन्न करके वोट ले लिए इन लोगों ने। बस उनका पैंतरा तो चल गया ना, उनका काम हो गया। और इसके बाद कौन इनसे ये सब पूछेगा। वो सब जानते हैं कि ऐसी चुनावी बातों और वादों का कोई सर पैर नहीं होता है। ऐसे झूठे नैरेटिव्स को बार बार मीडिया में, पब्लिक स्पीचेस में उछाला जाता है ताकि सामने वाला इस बात को झूठा साबित करने में और अपनी छवि बचाने में ही व्यस्त रह जाए और मासूम मतदाता इसे कुछ देर के लिए सच समझने लगे। ये बातें तब सत्यापित हो गईं जब इन्हीं नैरेटिव्स को संविधान बदलेंगे, आगे से इलेक्शन नहीं होने देंगे, डिक्टेटर बन जाएंगे जैसे झूठे नैरेटिव्स को अमेरिकन राष्ट्रपति के इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ भी इस्तेमाल किया गया। बस अब आप समझ सकते हैं कि इस विषैली गंगा का स्रोत तो एक ही है और वो है डीप स्टेट और उससे जुड़े देशी नेता। देश के नेता जो किसी भी सूरत में सिर्फ सत्ता चाहते हैं और ये बाहरी ताकतें एक कठपुतली सरकार चाहते हैं जो उनके इशारों पर नाचे और वो इस देश को बाजार बनाकर अपना माल बेचते रहे। चौथी कड़ी है लोगों को जातियों में बांटने की चाल। जब से बिहार के नीतीश कुमार सरकार ने 2023 अक्टूबर में जातीय जनगणना का रिपोर्ट पेश किया है, तब से कुछ दलों ने अपने स्वार्थ हित के लिए लोगों को जातियों में तोड़ने के लिए एक बड़ा हथियार बनाने की कोशिश की है। खास करके श्रीमान राहुल गांधी जी, जो आजकल जहां भी जाते हैं, भाषण देते हैं तो कहते हैं जातीय जनगणना करने की बहुत आवश्यकता है। अगर मोदी सरकार ये जातीय जनगणना नहीं कराती है तो जब हम सत्ता में आएंगे तब हम इसे कराने का वादा करते हैं। कांग्रेस कहती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस राज्य में जिस किसी जाति के लोग प्रतिशत के हिसाब से ज्यादा रहेंगे उन्हें रिजर्वेशन में, सरकारी नौकरी में, संसाधनों के बंटवारे में उतना हिस्सा मिलेगा। अब इसे सुनकर लोग ये कह रहे हैं कि ये तो सीधे सीधे देश को जातियों में बांटने और लड़वाने की साजिश है। सीधी सी बात है ना। और इस हथकंडे से विपक्ष बहुसंख्यकों के एक मुश्त वोट जो किसी एक दो पार्टियों को जाते हैं उन्हें तोड़कर उनमें से कुछ जातियों को कुछ राजनीतिक लाभ व फ्रीबीज देने का लालच देकर उनके वोटों के सहारे फिर से सत्ता में आने के सपने को लेकर ये लोग काम कर रहे हैं। इस विषय पर आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी कहते हैं कि जातीय जनगणना करवानी है तो सभी समुदाय की जातियों और उपजातियों की जनगणना होनी चाहिए, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय की, क्योंकि तभी उस समाज के पिछड़ों को, वंचितों को न्याय मिलेगा। अब कहीं जाकर ये सही जातीय जनगणना कहलाएगी। लेकिन इससे विपक्ष को अपना एजेंडा पूरा होता हुआ दिखाई नहीं देगा, तो वो लोग क्यों इसके बारे में बात करेंगे। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि जातीय जनगणना के माध्यम से इन्हें समाज के गरीबों, वंचितों और पीड़ितों का कल्याण करना है कि बस उन्हें जातियों में लोगों को बांटना है, तोड़ना है। आप समझ सकते हैं। पांचवी कड़ी है हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना। कुछ राजनीतिक दलों द्वारा बार बार हिंदुओं पर टिप्पणी करना, उनके भावनाओं को आहत करना, ये भी देश ने देखा है। राहुल गांधी जी संसद से कहते हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं। क्या भाई, कहां पे हिंसक हैं, जरा बताइए हमें आप। बाकी विपक्ष और खुद कांग्रेस के अन्य नेता इस पर मौन धारण करके इस स्टेटमेंट का समर्थन करते हैं। आरएसएस को हर बात में बेवजह घसीटना और फिर वहीं पीएफआई जैसे संदिग्ध संगठनों की गतिविधियों पर और उनके नेताओं के बयानों पर चुप्पी साध लेना, ये सब कुछ वोट बैंक की राजनीति को लेकर इस देश में ओपोजिशन द्वारा बेझिझक चलाया जाता है। सिखों को लेकर राहुल गांधी ने अमेरिका में जो कहा
वो तो सरासर झूठा था। और ऐसे स्टेटमेंट्स का सहारा लेकर ही देश विरोधी ताकतें और विदेशी सरकार भारत को घेरने का प्रयास करते हैं। अगेन, ऐसे में इकोसिस्टम यहां पे एक्टिव हो जाता है। जो यहां के विपक्षी नेता कहते हैं, उसी को बेस बनाकर भारत के बाहर की ताकतें, मीडिया, डीप स्टेट से जुड़े लोग भारत के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं। और दूसरी ओर जिन बातों को विदेशी ताकतें उछालती हैं, उनको लेकर हमारी विपक्षी पार्टियां हो हल्ला मचाती हैं। पांचवी कड़ी है देश के संस्थानों के कर्मचारियों के बीच फूट डालने की कोशिश करना या उनमें दुश्मनी के भाव को जन्म देना। अग्निवीरों को लेकर विपक्ष द्वारा कैसे लोगों में सरकार व सेना के खिलाफ माहौल तैयार किया गया, ये तो आपने देखा है। राहुल गांधी जी ने बकायदा शहीद अग्निवीर अजय कुमार के घर वालों का वीडियो बनाकर कहा कि उन्हें सरकार से, आर्मी से कोई सहायता नहीं मिली। लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि अजय कुमार के परिवार को लगभग 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि मिली। यस, और रेलवे के लोको पायलट से मिलकर कैसे उनमें जाति की भावना को भड़काने की कोशिश की, आप ही देख लीजिए। इलेक्शन कमीशन पर भी हर चुनाव के बाद उंगली उठाई जाती है, या तो ईवीएम हैकिंग के मुद्दे को लेकर, या इलेक्शन कमीशन के बायस्ड होने को लेकर, या फिर चुनावी नतीजों को अप्रत्याशित कहकर। सीबीआई और ईडी के स्वतंत्रता और निष्पक्ष कार्रवाई को संदेह की दृष्टि से देखना और उन्हें सरकार के एजेंसीज कहकर उनके गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। इसी तरह अपने पक्ष में फैसले न आने पर जुडिशरी पर भी लांछन लगाकर उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं। अब पिछले दिनों की बात है कि नीट एग्जाम के समय पर हुए पेपर लीक को लेकर जब विद्यार्थी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, तब उन्हें भी भड़काने की कोशिश की गई। 7वीं कड़ी है जाति देखकर मुद्दे उठाना। अब विपक्ष राज्य और जाति देखकर मुद्दे उठाती है, चाहे वो कितना भी बड़ा और संगीन मामला क्यों न हो। हाल ही में बंगाल में हुए महिला डॉक्टर कांड को लेकर उसके विरोध में पूरे विपक्ष ने खुलकर कुछ नहीं कहा, क्योंकि एक तो वो इंडी अलायंस के घटक टीएमसी द्वारा शासित राज्य था, और इसके अलावा उस पीड़ित डॉक्टर की जाति उनके वोट बैंक से मेल नहीं खाती थी ना, इसीलिए वो उसके एजेंडे को सूट नहीं करता था। हाल ही में गणपति पंडाल और गणपति व दुर्गा मूर्ति विसर्जन के समय हुए पत्थरबाजी और मारधाड़ पर भी विपक्ष ने चुप्पी साध ली, पर कुछ बोला भी तो तब जब इस हत्या में शामिल लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई करके उन्हें पकड़ा, तो उनके सहानुभूति में इनके मुंह से कुछ शब्द निकले। वहीं अगर मामला किसी अन्य दल के शासित राज्य का होता तो बस उसमें से किसी जाति विशेष से जुड़ा मुद्दा होता, तो ये लोग तो उस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ते और उस जगह को पॉलिटिकल टूरिज्म का अड्डा बनाते हैं। इस भेदपूर्ण नीति का कारण तो आप जानते हैं, ये सिर्फ ना सरकार से, ना मोदी से, बहुसंख्यकों की एकजुटता से, बल्कि ये पूरे भारत से द्वेष कहलाता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे देश विरोधी शक्तियां अपने स्वार्थ हित के लिए अपना पूरा जोर लगाकर देश को अस्थिर करने, जातियों में तोड़ने की और यहां अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही हैं। अगर यह विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने सर्कल में इसे अवश्य शेयर करें। इस श्रृंखला के अगले वीडियो में इस षड्यंत्र से जुड़े और कई बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अगले वीडियो को, जो कि इस सीरीज की अंतिम कड़ी होगी, उसे मिस मत कीजिएगा। आपके सपोर्ट और एनकरेजमेंट के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।